नेशनल इनकम क्या है? तो देखिए, नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी एक देश के अंदर एक पूरे साल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसे उस देश की क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो आपका होता है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड, जैसे प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा जो आपका आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा जो आपका आता है वो होता है इनकम मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने समझा था कि नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं और नेशनल इनकम निकालने के लिए हम किन किन एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पार्ट 2 जो है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी जो हमारी नेशनल इनकम होती है किसी देश की उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड है जिनसे हम नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पर आपको जो भी PDF नोट्स हैं वो सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और आप हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लें एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? तो देखिए, नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी एक देश के अंदर एक पूरे साल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसे उस देश की क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम को हम दो तरीके से और देख सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम की बात करें तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। यानी एक देश की इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज, यानी जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी जो भी मनी वैल्यू होती है, अगर हम उसको कैलकुलेट कर दें तो वो उस देश की क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है, अगर हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। साथ ही अगर हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें नेशनल इनकम को तो हम कह सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी एक देश के अंदर जो भी वहां के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, जो भी वो फैक्टर इनकम कमाते हैं, एक साल की अगर पूरी फैक्टर इनकम को उनकी जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनती है? आपकी नेशनल इनकम बन जाती है। यानी नेशनल इनकम के दो पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखे। एक जो था प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर जितनी भी उनकी मनी वैल्यू होती है उनको ऐड करके निकाला जा सकता है। दूसरा, अगर हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक देश के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम है किसकी? नॉर्मल रेसिडेंट्स की, अगर उनको काउंट कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? आपकी नेशनल इनकम बन जाती है। कॉमन कन्वर्जन इन नेशनल इनकम, यानी जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी जब हमारे पास डेटा होगा उस डेटा को हम किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से कन्वर्ट करें कि आसानी से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे कि कई बार आपको ग्रोस वैल्यू दी होती है या नेट वैल्यू दी होती है। तो अगर आपको ग्रोस और नेट को कैसे देखना है, अगर आपको ग्रोस चाहिए तो आप कैसे नेट बना सकते हैं उसको, अगर कोई चीज़ नेट दी हुई है तो उसको ग्रोस कैसे बना सकते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है। तो देखिए, ग्रोस और नेट में कन्वर्जन जो होता है उसका मेन कारण होता है डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी चीज है, अगर कोई नेट आपके पास कोई चीज अगर उसमें आप डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो वो ग्रोस बन जाती है। वहीं अगर आपके पास कोई चीज ग्रोस है अगर उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन, तो वो नेट बन जाती है। ठीक है ना। अब ग्रोस और नेट क्या होता है? मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे आपने मान लीजिए मार्केट से कोई भी 1000 रुपए का एक सामान खरीदा तो उसकी वैल्यू जो हो गई, ग्रोस वैल्यू कहेंगे इसको हम, क्या हो जाएगी आपकी? वो 1000। ठीक है। लेकिन जब आप उसको लेकर आते हैं और कुछ दिन उसका यूज करते हैं, मान लीजिए आप लाए 1 महीने तक आपने उस गुड्स का यूज किया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इसे क्या करता हूँ? बेच देता हूँ। तो जब आप उसको बेचेंगे तो उसकी जो ग्रोस वैल्यू यानी 1000 है वही तो मिलेगी नहीं, क्या होगी? उसकी वैल्यू कम होगी। यानी मान लीजिए एक हफ्ते में आपने उसे 900 रुपए में बेच दिया। ठीक है। तो अब उसकी नेट वैल्यू होगी ये। ठीक है। यानी
कि आपने जो चीज 1000 रुपए में खरीदी थी उसको आपने जब कितने में बेचा, 900 में बेचा, तो वो क्या होगी, उसकी नेट वैल्यू हो गई। अब इसमें जो कमी आई, इसमें जो कमी आई वो कितनी आई, 100 रुपए की कमी आई, तो इसे क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी कोई भी अगर कोई भी सामान या गुड्स आप या खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है ना, तो इसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, यानी जो भी आपने एक फिक्स्ड सामान लिया है उस पर जो फिक्स लागत होती है वो लगती रहती है, इसलिए उसे क्या कह जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। ये चीजें हम आगे हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं डोमेस्टिक और नेशनल का। ठीक है, जो इनकम होती है हमारी वो डोमेस्टिक भी होती है और नेशनल भी होती है। ठीक है, इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क होता है नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड। ठीक है, ये अब नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड क्या होता है, ये होता है आपका फीफा माइनस फीटा। अब फीफा क्या होता है, तो आपका जो एनएफआई होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से शुद्ध जो आय आई, यानी टोटल जो हमारे विदेशों से पैसा आता है उसको हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो वो नेट वैल्यू होती है। ठीक है, अब नेट वैल्यू कैसे निकलती है, वो निकलती है आपकी फीफा माइनस फीटा से। तो फीफा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से जो भारत के अंदर, यानी किसी देश के अंदर, मान लीजिए भारत के अंदर जो विदेशों से पैसा आया तो उसे क्या कहा जाएगा, फ्रॉम एब्रोड। वहीं हमारे देश की भी कुछ इनकम होती है वो कहाँ जाती है, बाहर जाती है कुछ फैक्टर इनकम, तो उसे क्या कहा जाता है, टू एब्रोड, यानी जो बाहर जा रहा है वो टू एब्रोड। तो हम क्या करते हैं इसी को, यानी जो बाहर गया हुआ पैसा है और जो देश में आया हुआ पैसा है उसमें से माइनस करके हम क्या निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे देश में जो था, हमारे देश से बाहर से आया 1000 करोड़ आया है। ठीक है, और विदेशों में हमारे यहाँ से जो इनकम गई है वो कितनी गई है, वो मान लीजिए 2000 करोड़ की गई है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम क्या है, -1000 करोड़ जो है हमारा वो फैक्टर इनकम जो है वो माइनस में जा रही है। ठीक है, तो नेट की बात करेंगे तो हमारा नेट क्या हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा। ठीक है, यानी विदेशों जो हमारा फॉरेन कंट्री से जो हमारा पैसा आया होता है और जो फॉरेन कंट्री में हमारा पैसा गया होता है उसको माइनस करके हम क्या निकालते हैं, NFIA। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं, नेशनल और डोमेस्टिक कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक इनकम में अगर आपने विदेशों से आया हुआ पैसा जोड़ दिया तो वो आपकी क्या बन जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है। वहीं नेशनल इनकम से अगर आप क्या करते हैं, विदेशों से जो नेट पैसा आया हुआ है उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाती है, डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगला देखते हैं कन्वर्जन जो है वो मार्केट प्राइस का है और फैक्टर कॉस्ट का है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन करें तो हम कह सकते हैं अगर फैक्टर कॉस्ट में आप NIT प्लस कर दें तो क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइस। वहीं अगर आप मार्केट प्राइस में क्या माइनस कर दें, NIT, तो क्या बन जाती है, वो फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कहते हैं, NIT कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है, जो हमारे पास जो भी हमारे GST हो गए या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो भी हमारे गुड्स या सर्विसेज पे लगते हैं, उनमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट जो भी छूट देती है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या बनता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आखिर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझे, रेफर टू ए प्लान ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर टाइम और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। क्या होता है कि भाई कोई भी सामान लेकर आते हैं तो समय के साथ क्या होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, प्लस में वो घिसता है, खराब होता है। ठीक है, तो समय के साथ क्या होता है, उसमें बदलाव आता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, वहीं जब हम कैपिटल लॉस की बात करते हैं, रेफर टू ए अनप्लान्ड ऑफ्टन सडन लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एक्सीडेंटल थेफ्ट नेचुरल क्लाइमेट्स और अनफॉरेन ऑब्सोलेंस, यानी कि ये वो चीज होती है जो हमें पता नहीं होती और एकदम अचानक से हो जाती है। ठीक है, यानी कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, आप जो भी सामान आपके पास था वो एकदम से क्या हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, ठीक है, या कोई नेचुरल क्लाइमेट में चीज डूब जाए, खराब हो जाए, तो ये क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। प्रोविजन ऑफ लॉस, इसका प्रोविजन क्या होता है, तो ए प्रोविजन इज यूजुअली मेड फॉर डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज एन एक्सपेक्टेड एंड प्रेडिक्टेबल। तो भाई प्रोविजन ऑफ लॉस क्या है, आपको पता होता है ये चीज खराब हो रही है तो आप मैनेजमेंट करके सोच सकते हैं भाई कितने टाइम में
खराब होगा सामान और दूसरे सामान के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं, और आपको प्रिडिक्टेबल होता है भाई किस समय हमें कितना पैसा इकट्ठा करके वो सामान लेना है, ठीक है ना। तो इसका यही है लॉस का प्रोविजन कि भाई आप पहले से इसकी तैयारी करके रखते हैं। नो प्रोविजन इज जनरली मेड फॉर कैपिटल लॉस बिकॉज इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। इसमें क्या होता है, कोई प्रोविजन नहीं होता क्योंकि आपको पता नहीं होता, एकदम से दुर्घटना घटती है और वो सामान जो होता है आपकी पहुंच से निकल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, कोई प्रोविजन ही नहीं कर सकते। इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, डज नॉट हैम्पर प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली। देखिए इस पे जो प्रोडक्शन होता है वो हैम्पर नहीं होता है, इसलिए हैम्पर नहीं होता क्योंकि आप पहले से एंटिसिपेट होते हैं कि भाई ये चीज खराब हो जाएगी, तो उसकी तैयारी आप पहले से ही रखते हैं। कैन हैम्पर प्रोडक्शन लूज अराइज सडनली एंड मे बी डिस्प्रूट नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हैम्पर हो सकता है प्रोडक्शन क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता और वो जो चीज होती है वो आपके हाथ से चली जाती है, लॉस हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, ये जरूर एक बार आप याद कर लेना, पेपर में कई बार आता है। अब प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की करते हैं, अगर कैलकुलेशन आता है, कन्वर्जन आता है, तो आप किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि भाई एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो जो हमने कन्वर्जन देखा था उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो क्या कह रहा है भाई, एनडीपी सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखो, कह रहा है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो ये हमें क्या है, निकालना है। अब हमें देखना है कि दिया क्या हुआ है, तो देखिए हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें निकालना है हम वो लिखते हैं, यानी हमें निकालना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और जो हमें दिया हुआ है, जैसे जीएनपी दिया हुआ है जो इसके बराबर है देखा जाए तो, जिसपे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, तो जीएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, आपने देखा था हमें जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो आपको पता है भाई ग्रोथ से जाते हैं नेट पे, तो क्या होता है, माइनस में क्या होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, माइनस में होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है। और दूसरा अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो क्या होता है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस में क्या होता है, NFIA, ये आपको कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस से आप कहां जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, तो क्या करना था आपको, माइनस करना था NIT, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको बिल्कुल सही से समझ लेना है। अब देखो करना कितना आसान हो जाता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, NDP फैक्टर कॉस्ट निकालना था आपको, ठीक है। तो GNP मार्केट प्राइस जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो GNP मार्केट प्राइस, अब कन्वर्जन ग्रोस से नेट में जा रहे थे तो क्या करना था आपको, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे थे तो माइनस क्या करना था, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे थे तो क्या करना था आपको, माइनस NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आपको निकालना क्या है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो जीएनपी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जीएनपी आपका दिया हुआ है 8000, ठीक है, 8000 आपने लिख लिया, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये देखिए 600 दे रखा है, तो आपने क्या लिख लिया 600, ठीक है, माइनस NFIA आपको दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, तो आपने लिख लिया कितना 300। अब आपको देखना है NIT दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, आपने लिख लिया कितना 700, ठीक है। अब सिंपल सा इसका कैलकुलेशन कर देना है, सबसे पहले आपका गया कितना 8000 माइनस, तो ये सारे माइनस के तो सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 7 और 3 1000, तो कितना हो गया ये 1600, ठीक है। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 64 6400, ठीक है, ठीक है ना, 6000 हो जाएगा ना आपका, 6400 हो जाएगा, तो 6400, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सा था। इसको आपको बिल्कुल आराम से ऐसे देखना है और करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें कह रहा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, बिल्कुल सेम चीज है, सबसे पहले लिख लेंगे क्या निकालना है हमें, एनडीपी किस पे निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, ठीक है। तो अब हमें दिया क्या है, हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस इसमें भी दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा हमें जो दिया हुआ है जिससे हम निकाल सकते हैं जो इसके साथ का है वो है जीएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कन्वर्जन करना है, तो सबसे पहले देखिए ग्रोथ से आप जा रहे हैं किस पे, नेट पे, तो ग्रोथ से अगर नेट पे जाना है तो क्या माइनस होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल से आपको जाना है किस पे, डोमेस्टिक पे जाना है, तो क्या होगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस में होगा आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर मार्केट प्राइस से कहां जाना है आपको,
फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या माइनस होगा आपका, NIT। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जिसे हम पुट करना है। अब हमें देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस, ये तो हमें दिया हुआ था क्योंकि इसी से हमें निकालना था। तो ये हमारा कितना हो गया, 6000 माइनस डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है। तो देखिए डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दिया हुआ है 100, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस NFIA दिया हुआ है। तो देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है बिल्कुल 400, तो हम यहाँ क्या करेंगे 400 लिख देंगे। अब देखेंगे NIT दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, नेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना देखे हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद होगा इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या करेंगे हम, IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये करना है हमें। तो ये आ गया आपका 6100 माइनस आपका हो गया 400। तो IT कितना है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स आपका 300 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 300। सब्सिडी कितना दे रखा है आपको 200, तो आप सब्सिडी लिखेंगे यहाँ पर कितना 200। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस 100 माइनस 400 माइनस, तो इसको अगर माइनस किया तो कितना आया 100। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 100। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको, बिल्कुल सिंपल है। कितना हो जाएगा 600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5400। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सेकंड आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस क्या याद रखना है आपको, ये चीज कन्वर्जन और फॉर्मूला बिल्कुल ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। दिया हमें क्या है, GDP मार्केट प्राइस। ठीक है, तो NNP फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, दिया हुआ है हमें GDP मार्केट प्राइस। ठीक है, तो कन्वर्जन करेंगे इसके अंदर। अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ग्रोस से अगर हम नेट पे जाते हैं तो माइनस में क्या होता है हमारा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो प्लस में क्या होता है हमारा NFIA कन्वर्जन में। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो हमारा कन्वर्जन होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला बना लेना है। उसके बाद निकालना है क्या हमें, NNP फैक्टर कॉस्ट। तो GDP हमें कितना दिया हुआ है 5500, तो हमने लिख लिया 5500 माइनस डेप्रिसिएशन देखते हैं क्या है, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये हमें कितना दिया हुआ है 300 प्लस NFI ये देखते हैं। देखिए डायरेक्ट हमें NF यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो हमने देखा था ना जब हम कन्वर्जन कर रहे थे कि फ्रॉम में से हमें क्या करना पड़ता है, टू को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा फ्रॉम कितना है, हमारा फ्रॉम है 150। तो फ्रॉम 150 माइनस करेंगे टू हमारा कितना है 250। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस। अब देखेंगे NIT, तो NIT हमें दिया हुआ है। तो देखिए NIT हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें GST दिया हुआ है। GST मतलब हमारे पास IT है और सब्सिडी है ये। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी हम करेंगे IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा, IT में सब्सिडी माइनस होगा। तो 5500 माइनस में 300 और प्लस ये हमारा हो जाएगा कितना, माइनस का 100 और माइनस का IT कितना है आपका, IT दे रखा है इसके अंदर हमें 120। IT लिखा हमने 120 माइनस सब्सिडी हमें कितना दे रखा है, सब्सिडी हमारा है 70। यहाँ लिखा हमने क्या 70। ठीक है, हमारा माइनस हो गया 70। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सिंपल सा। ये हो गया आपका 300 प्लस ये माइनस का हमारा 100 माइनस का, तो 120 में से 70 गए तो कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी टोटल। 500 माइनस 300 माइनस का 100 और माइनस का क्या आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5500, ये हो जाएगा 34 माइनस का 450। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 5500 में से माइनस करेंगे 450, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 5050। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ गया कितना 5050। ठीक है, तो सिंपल सा है, आराम से आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कन्वर्जन ढंग से
समझ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट सब्सिडीज। तो कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा सब्सिडी निकालो, ठीक है। अब देखिए सब्सिडी निकालना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यार डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप फॉर्मूले को सही से एडजस्ट करके लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या मेजर चीज दी हुई है। देखिए हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। दो चीज दे रखी है, इससे हम बड़े आसानी से सब्सिडी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और कन्वर्ट करेंगे जो हमें दूसरा दिया हुआ है एनडीपी हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका कन्वर्जन करना है और इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग ही हम बड़े प्यार से आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 27,710, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए एनडीपी हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं एनडीपी कितना है हमारा 24,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें नेट से क्या निकालना है, नेट से हमें ग्रोस पे जाना है। तो आपको पता है नेट से ग्रोस पे जाने के लिए करना प्लस में आपको डेप्रिसिएशन करना है। फिर डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो आपको क्या करना है, NFIA प्लस करना है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप मार्केट प्राइस आप फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं तो आपका माइनस होता है क्या, NIT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है और उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू जो है वो पुट करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन ये रहा आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख लें 4,000 प्लस। अब देखिए NFIA दे रखा है, देखिए NFIA डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसमें भी क्या है, फ्रॉम एब्रोड और टू एब्रोड, ठीक है ना। तो आपको पता है फ्रॉम में से टू क्या होता है आपका माइनस होता है, तो फ्रॉम में से टू होगा तो फ्रॉम आपका कितना है 400 और टू कितना है आपका 600, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस। अब देखिए NIT क्या आपको दे रखा है, माइनस होगा NIT, क्या आपको NIT दे रखा है, तो देखिए NIT नहीं दे रखा। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, सब्सिडी तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो NIT मतलब क्या हो जाएगा हमारा IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा NIT माइनस सब्सिडी। ये हमारा एट इज ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 24,000 हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया कितना 4,000 प्लस, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है, माइनस IT आपको कितना दे रखा है, तो IT अगर देखें तो आपको दे रखा है 120, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 120 और सब्सिडी आप ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि सब्सिडी आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये आपका हो गया 24,000 प्लस में आपका कितना हो गया 4,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200, ये भी माइनस का 120 और ये आपका प्लस का हो जाएगा क्या, सब्सिडी। यही तो आपको निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, एट इज ऐसे ही रख लेंगे इसको, जैसे सेम वैसे ही, ठीक है। 24,000 ये हमारा, ठीक है। अभी हमारा माइनस है तो इनको माइनस माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 320, ठीक है। और प्लस में ये जो था आपका क्या, सब्सिडी, यही तो आपको निकालना है। अब कैलकुलेशन करते हैं 27,710, तो ये आपका कितना हो गया 24,000 और ये प्लस हो गया आपका कितना, अगर प्लस कर दें इनको कितना आ जाएगा आपका 24 है, तो 4,000 था तो कितना हो जाएगा आपका 28,000 हो जाएगा। तो हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये आपका हो गया 28,000 और ये जो था आपका ये हो जाएगा आपका माइनस का 320, ठीक है। अब माइनस करते हैं इसके अंदर से हम 27,710 और 28,000 में से अगर हम 320 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 27,680, ठीक है। और ये जो था आपका सब्सिडी, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सब्सिडी। अब क्या करेंगे, ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो यानी सब्सिडी अब आपको निकालनी है और क्या करना है 27, ठीक है, माइनस कर देना है किससे 27,680, ठीक है। तो इनको माइनस करते हैं तो आपकी सब्सिडी कितनी आ जाएगी, तो आपकी सब्सिडी आ जाएगी, अगर हम देखते हैं तो ये आपका आ गया 0
और यह आ गया आपका 30, ठीक है। और उसके बाद कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 27,710 और कितना था आपका 27,680। ये जीरो आ गया, ये 30 आ गया, ठीक है। ये 000, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 30। तो आपका जो सब्सिडी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको कौन से मेथड देखने होते हैं। तो देखिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो आपका होता है वो होता है वैल्यू एडिड मेथड, या फिर प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा जो आपका आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा जो आपका आता है वो होता है इनकम मेथड। तो इन 3 मेथड से हम किसी की देश की जो है वो नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, ठीक है। तो लाइन वाइज देखेंगे इसको, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन वैल्यू एडिड मेथड, यानी प्रोडक्शन मेथड क्या होता है और कैसे नेशनल इनकम काउंट की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे। अगर आपको कई बार पेपर में पूछता है भाई स्टेप्स बताइए कि किस तरह से हम प्रोडक्शन या वैल्यू मेथड से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, तो इनके क्या बताइए आप, स्टेप्स बताइए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासीफाई कीजिए, जिसके अंदर क्या क्या आएगा आपका, आइडेंटिफाई क्लासीफाई ऑल प्रोडक्ट यूनिट। तो प्रोडक्ट यूनिट कौन सी होती है किसी भी देश के अंदर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग हो गया। दूसरा आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंस्ट्रक्शन होता है। तीसरा आपका आता है टेरिटरी सेक्टर जिसके अंदर सर्विसेज होती है। तो ये पूरी भी जितने भी यहाँ पर जो आपका आउटपुट होता है या जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं पहले। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट जीवीए मार्केट प्राइस, यानी इनका जितना भी सामान बन रहा है इन तीनों सेक्टर के अंदर, जितना भी आउटपुट है उनको सबको हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं। सबकी वैल्यू को जो है हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी अगर हम सारे सेक्टरों के जीवीए जो हैं उनको अगर सम कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस। यानी जीडीपी मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीवीए मार्केट प्राइस। यानी हम सबके ग्रोस वैल्यू एडिड जितने भी आपके सेक्टर हैं उनके जीवीए को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा किसके बराबर हो जाता है, जीडीपी के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। फिर आप निकालेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कन्वर्जन है, सब्ट्रैक्ट कर दें आप डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम जीडीपी, ठीक है ना। अगर आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फिर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के बाद आपको क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम किसे कहा जाता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर भी एक सिंपल सी कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो भी एनएफआई है आपका डोमेस्टिक इनकम में उसको क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी जो भी एनडीपी फैक्टर यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, एनएफआई जो है वो ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यानी आपको पता है ना डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना तो क्या करना पड़ता है, एनएफआई प्लस करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन है। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है इसका, आपको पता ही है। इसका फॉर्मूला होता है जीवीए मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ढंग से याद कर लेना है क्योंकि इसी के बेस पे आप सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो बनता है आपका जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो जीवीओ मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीवीओ मार्केट प्राइस, यानी जो भी हमारे आउटपुट है उसमें से हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होती है उनको निकाल देते हैं। तो जीवीओ मार्केट प्राइस हमारा जो होता है वो कैसे बनता है, वो सेल्स से बनता है। सेल्स सेल्स कौन कौन सी होती है, तो देखिए सेल्स जो होती है वो हाउस होल्ड को की जाती है, किसी दूसरी फर्म को सेल्स करी जाती है, सेल्स गवर्नमेंट को भी होती है, और कुछ चीजें जो होती हैं वो बाहर देश में एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो इन सब से सेल्स बनती है, ठीक है ना। हाँ, सेल्स में एक चीज हमें और याद रखना है, जो हमें रखनी है वो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज आल्सो इंक्लूडेड। यानी अगर हम किसी काम, कोई भी अगर प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को हम सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज करते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू है तो उसको भी ऐड किया जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सेल्स के साथ और क्या होता है जीवीओ में,
चेंज इन स्टॉक, या उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी जो आपके पास सामान है अगर वो बच जाता है तो उसको भी काउंट किया जाता है जीवीओ मार्केट प्राइस में, ठीक है। उसको कैसे निकालते हैं, आपको क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो सेल्स आपकी ऐसे बनती है। तो कई बार जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दी होंगी और सेल्स नहीं दी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। फिर आपका आता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है वो हमें क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है आउटपुट में से, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीज आती है इंटरमीडिएट कंजप्शन में, तो परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, यानी जो भी नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो गया या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड, तो जो भी इंटरमीडिएट खर्चा होता है उन सब चीजों को क्या करा जाता है, निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें पहले से किस में ऐड होती हैं, सेल्स में ऐड होती हैं, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से माइनस कर दिया जाता है। तो कौन कौन से, जैसे परचेस हो गया हाउस होल्ड, या परचेस फ्रॉम गवर्नमेंट, या परचेस फ्रॉम फर्म, या इंपोर्ट्स, तो इन सब चीजों को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन समझकर, ठीक है। एक चीज और याद रखनी इसके अंदर, परचेस ऑफ कैपिटल गुड्स इज नॉट इंक्लूड इन इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होती है उसके अंदर हम कैपिटल गुड्स को कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बिल्कुल सही से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। प्रिक्वेशन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो जब आप प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं तो कुछ प्रिक्वेशन जरूरी है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनका हमें नहीं इंक्लूड करना नेशनल इनकम के अंदर। तो इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता ही क्या होती हैं, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्लियर कर के नहीं आई होती हैं, तो उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कह देते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स जो होती है नॉट इंक्लूड, क्योंकि उनकी वैल्यू पहले ही लग चुकी होती है तो उनको यूज नहीं किया जाएगा। सर्विस और सेल्फ कंजप्शन, ए डॉक्टर ट्रीटिंग देमसेल्व्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी एक डॉक्टर अगर खुद की सेवा ले रहा है, यानी खुद को अगर खुद के लिए जो है वो काम कर रहा है, या कोई टीचर हो गया खुद के लिए काम कर रहा है, या एक गृहिणी जो हो गई वो अपने लिए खाना बना के खा रही है, तो उन सब चीज़ों को जो है वो सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन हो जाता है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन लाइक होम ग्राउंड फूड, ठीक है ना, तो ये जो है इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑन हाउस यूज यू लिव इन बट डोंट पे रेंट फॉर इज इंक्लूडेड, यानी अगर आपके पास घर है और उस घर को आप किराए पे ना देकर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी, उसके रेंट को भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स नॉट इंक्लूडेड एज दे आर जस्ट पेपर ट्रांजेक्शन विद नो एक्चुअल प्रोडक्शन, तो जो सेलिंग होते हैं शेयर के, शेयर और बॉन्ड्स होते हैं उनके जो भी डिबेंचर्स होते हैं उनको ऐड नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि पेपर ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन उसमें दिखाई नहीं देता, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये प्रिक्वेशन है, ठीक है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे वैल्यू एडेड में दो फॉर्म दे रखा है कि भाई एक इकोनॉमी के अंदर दो ही फॉर्म है, तो क्या कह रहा है भाई, उस फॉर्म की वैल्यू एडेड निकालो ए और बी की, और जीडीपी निकालो मार्केट प्राइस, ठीक है। तो दो फॉर्म है आपके पास, एक है आपके पास फॉर्म ए और दूसरी जो है आपके पास फॉर्म वो है बी, ठीक है। तो फॉर्म ए और फॉर्म बी है, तो क्या कह रहा है इसमें, क्या वैल्यू एडिड निकालनी है। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है, आपने देखा था, आउटपुट, आउटपुट हो गया आपका और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो ये दो चीज निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्म ए का आउटपुट क्या है और फॉर्म बी का आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉर्म ए का आउटपुट देखते हैं। तो फॉर्म ए का आउटपुट अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट किया है, तो पहला आउटपुट आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट 20 हो गया, ठीक है। फिर सेल्स फॉर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को सेल्स किया है कितना 90, ये भी हमें दिख रहा है उसका आउटपुट है, ठीक है। और उसके बाद सेल्स फॉर्म बी, फॉर्म बी को भी ए ने क्या किया है, सामान बेचा है, तो इसका मतलब 40, ठीक है। अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है 150, तो इसकी आउटपुट कितनी आ गई आपकी 150, तो टोटल आउटपुट कितना हो गया 150। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं क्या क्या किया है इसने, तो इंपोर्ट्स किया है बाहर से, तो इंपोर्ट्स जो होता है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आता है, हमने फॉर्मूले में देखा था 50। और उसके बाद सेल्स टू फॉर्म बी, तो बी ने भी क्या किया है, सेल टू फॉर्म ए बाय बी, तो बी जो था आपका, बी ने फॉर्म ए को बेचा था, ठीक है। और उसके बाद सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फॉर्म ए, सेल्स टू फॉर्म बी बाय फॉर्म, अच्छा बी ने भी क्या किया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेल्स टू फॉर्म ए बाय फॉर्म बी, तो फॉर्म बी ने भी क्या किया, सेल्स किया, कितना 30 सेल्स किया, तो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इसने इससे क्या किया है, खरीदा है, तो इसका मतलब ये हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन तो हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है।
तो ये हमारी हो गई इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब ये टोटल 150 और ये 80, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये आपका हो गया 70, यानी फॉर्म ए की जो वैल्यू ऐड हुई है वो कितनी हुई है, 70 हुई है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, फॉर्म बी की बात करते हैं। तो फॉर्म बी का अगर हम आउटपुट देखते हैं और इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं, तो फॉर्म ए बी का आउटपुट क्या है, तो फॉर्म बी ने जो क्या किया है, फॉर्म बी ने किसको बेचा था, फॉर्म बी ने ए को बेचा था कितना, 30। तो एक तो ये इसका हो गया, और दूसरा जो था इसने क्या किया, एक्सपोर्ट नहीं किया है और हाउस होल्ड को बेचा है। ठीक है, हाउस होल्ड को कितना बेचा है, 60 बेचा है। ठीक है, ये तो इसका आउटपुट कितना हो गया, 90। इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं, तो इसने क्या किया, इंपोर्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ इसने क्या किया था, फॉर्म बी से परचेस किया था। ठीक है ना, यानी 40 ये परचेस किया था, ये क्या हो गया इसका इंटरमीडिएट, तो इसका कितना हो गया 40, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इसकी वैल्यू एडिड कितनी आ गई, फॉर्म बी की वैल्यू एडिड आ गई टोटल 50। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैल्यू एडिड जो थी फॉर्म ए की जो थी वो कितनी थी, 70, और फॉर्म बी की कितनी थी, 50 थी। ठीक है, अब क्या निकालने के लिए बोला है, सेकंड क्वेश्चन, जीडीपी निकालो इसकी। तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी जो हमारे जितने भी सेक्टर होते हैं, जितने भी सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी में, उनका जो टोटल होता है वैल्यू एडिड, उसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, फॉर्म ए है और क्या है, फॉर्म बी है। तो फॉर्म और फॉर्म बी का जो टोटल वैल्यू ऐड कर देंगे, तो इनकी टोटल वैल्यू ऐड कितनी थी, 70 थी, और प्लस कितनी थी, 50 थी। तो इनको अगर हमने प्लस किया तो कितना आ गया, 120। तो आपका जीडीपी मार्केट प्राइस क्या आ गया, 120। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जीडीपी भी निकाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो एनवीए निकालने के लिए कह रहा है किस पे, मार्केट प्राइस पे। और जो हमारा मेथड कौन सा है, नेट वैल्यू एडिड है। तो जैसा हमको पता है कि भाई नेट वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, कि जब भी आपको पता लग जाए कि प्रोडक्शन मेथड है, वैल्यू एडिड मेथड है, तो सबसे पहले आपको लगा देना है फॉर्मूला जीवीए मार्केट प्राइस। लिख देना है आपको क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर माइनस कर देना है क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो वेरी सिंपल, ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। लेकिन आपको लिखा क्या है, एनवीए मार्केट प्राइस। तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीवीए मार्केट प्राइस, और उसके बाद हमने कन्वर्जन तो देख ही रखा है कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले जीवीए मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो सेल्स देखिए कितनी है, 300, तो ये हमने लिखी सेल्स 300। ठीक है, चेंज इन स्टॉक देखिए कितना है, तो अगर हम चेंज इन स्टॉक देखते हैं तो -10, तो यहां लिखा हमने क्या, -10। इंटरमीडिएट कंजप्शन देखिए दे रखा है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन जो हमारा है, हाँ परचेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दे रखा है 150। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। देखिए यहाँ पे परचेस ऑफ मशीनरी दे रखा है, तो आपको याद रखना है मशीनरी को नहीं यूज किया जाता इंटरमीडिएट कंजप्शन में। ठीक है, तो परचेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमारा 150 हो जाएगा, ये लिखा हमने क्या, 150। ठीक है, अब यहाँ पे आ कैलकुलेशन कर दो, 300 -10 -150, तो आपका हो गया ये 300 और माइनस का 160, कैलकुलेट कर देते तो कितना आ जाएगा आपका 140। ठीक है, तो आपका जीवीए मार्केट प्राइस जो आया है वो कितना आया है, 140,000। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कन्वर्जन करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है एनवीए मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ ना। तो एनवीए मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा जो जीवीए आया है उसको लिख लो, अब कन्वर्ट कर दो, ग्रोथ से कहाँ जाना है आपको, नेट। तो नेट क्या होगा, माइनस का डेप्रिसिएशन, वी सेम है, ए सेम है, मार्केट प्राइस सेम है। तो सिंपल आपको बस क्या करना है, डेप्रिसिएशन ढूंढना है। तो डेप्रिसिएशन आपको दिख गया 20, यहाँ पे लिखना है आपको डेप्रिसिएशन और 120, कैलकुलेट कर दिया तो आपका आ गया एनवीए मार्केट प्राइस। ठीक है, सिंपल सा है, फॉर्मूला याद करो और आराम से कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट, एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनवीए फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले आपको देखना है वैल्यू एडिड है, सीधा लिख देना है जीवीए मार्केट प्राइस, सीधा फॉर्मूला लिख देना सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, बिना कुछ सोचे समझे। अब यहां से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो जीवीए मार्केट प्राइस, सेल्स पहले ढूंढो, सेल्स है इसके अंदर, तो देखेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को तो आपको सेल्स ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, भाई सेल्स है ही नहीं, तो सेल्स क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है ना कि भाई प्राइस इतना है हर एक प्रोडक्ट का,
और कितना सामान बिक गया है, बिक गया आपका 1000, तो सेल्स बताओ तो क्या करेंगे, एक यूनिट को जितना बिका है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया आपका, सेल्स आ गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो सेल्स आपकी कितनी होगी, 25 का सामान कितना बिका है, 1000, मल्टीप्लाई कर दो। चेंज इन स्टॉक देखो क्या है, तो चेंज इन स्टॉक आपको दिख रहा है माइनस का 500। ठीक है, तो ये हमने लिखा चेंज इन स्टॉक। आईसी देखिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, इंटरमीडिएट कोर्स एरिया आपकी 7000, लिखो यहाँ पर क्या 7000, कैलकुलेट करो, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25000। ठीक है, 25000 माइनस का 500 माइनस का 7000। ठीक है, कैलकुलेट करो, 25000 माइनस 500 माइनस का 7000। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 25000, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका 7000, 7000 हो जाएगा आपका 500। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 25000, 25000 है आपका, माइनस करना है आपको 7500, 17500, तो ये आ गया आपका 175। ठीक है, तो ये क्या है आपका जीवीए मार्केट प्राइस, क्या निकालने के लिए बोल रहा है भाई, निकाल के दिखाओ एनवीए फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो एनवीए फैक्टर कोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जीवीए में से ही कन्वर्ट कर दो उसको। ठीक है, तो ग्रोथ से कहाँ जाना आपको, नेट, तो आपको पता ही है 1750, ये आपका आ गया क्या, जीवीए, जीवीए हो गया आपका, ये जीवीए हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस कर रहा है, यानी ग्रोथ से नेट में जाना है तो माइनस कर दो क्या, डेप्रीसिएशन। ठीक है, और क्या है, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, एडेड। ठीक है, मार्केट प्राइस से आपको जाना है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में, तो फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस NIT। ठीक है, तो अब ढूंढो इसमें क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन देखो कहाँ है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1000, लिखो। NIT ढूंढो कहाँ है, NIT दे रखा है, NIT नहीं दे रखा, एक्सरसाइज ड्यूटी दे रखा है, इसे हम NIT भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यही तो हमारा टैक्स है। तो यहाँ लिखा हमने क्या 5000, कैलकुलेट करो कितना हो गया, ये 6000, माइनस किया तो कितना आ गया 11500। ठीक है ना, 11500, तो ये आ गया आपका NVA फैक्टर कोस्ट। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा, बस क्या करना है आपको, फॉर्मूले समझने हैं। एक बार फॉर्मूला आपने लगा दिया, क्वेश्चन आपने एक बार ढंग से समझ लिया, तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगला मेथड देखते हैं, इनकम मेथड की। इनकम मेथड से किस तरह से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी जो हमारे एंटरप्राइजेस है उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। तो जितने भी आपके एंटरप्राइजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, इनको इकट्ठा कर लो आप सबसे पहले। फिर एस्टिमेट टोटल फैक्टर इनकम, तो इनकी जो टोटल फैक्टर इनकम होती है उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। कैलकुलेट ऑल इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी आपने फैक्टर प्रोडक्शन की है वहां से जो भी इनकम आई है, चाहे वो रेंट के रूप में, वेजिस के रूप में, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में, इन सबको क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो इनको हम तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं अगर देखा जाए तो। पहली कैटेगरीज आपकी आती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरी आपकी आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरी आपकी आती है मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरी में इनको हम रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। यानी जब भी आपका जो इनकम मेथड है वो निकाला जाता है, वो डोमेस्टिक इनकम से ही निकाला जाता है, यानी एनडीपी फैक्टर कोस्ट से। तो ऑल जितने भी एंड ऑल फैक्टर इनकम फ्रॉम स्टेप 2, यानी जितने भी आपने देखा था, चाहे वो सीओई थे या ओएस था, ऑपरेटिंग सरप्लस, या एमआई यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनकी सबकी जो भी इनकम है इनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या बनता है हमारा, नेशनल इनकम बनता है, एनएनपी फैक्टर कोस्ट। ठीक है ना, चौथा हमारा, ये हमारा क्या बन गया, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब हमें क्या बनाना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बस क्या करना है, एनएफआईए प्लस कर देना है, वही कन्वर्जन है। आपको अगर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है और आपके पास एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है तो क्या करना है, बस एनएफआईए प्लस कर देना है, तो क्या बन जाएगा आपका, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला समझते हैं, यानी कि अगर आपको इक्वेशन के तौर पर क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा से याद रखना है, एनडीपी फैक्टर को, जिसमें सीओई आता है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, फिर आती है आपकी मिक्स्ड इनकम। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, एनडीपी फैक्टर कोस्ट। यानी जब भी आपको इनकम मेथड की बात करेगा, नेशनल इनकम निकालिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है,
हमेशा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीज शामिल करी जाती है? वेजिस और सैलरी होती है जो भी कैश में मिलती है, यानी जो भी आप काम करते हैं, जो भी पेमेंट मिलती है एम्प्लॉयज को। साथ ही वेजिस एंड सैलरी काइंड, यानी काइंड के तौर पर कोई कंपनी जैसे किसी एम्प्लॉय को कार दे देती है, फ्री हाउस दे देती है, फूड कूपन्स वगैरह दे देती है, तो इन सबको भी क्या किया जाता है? वेजिस और सैलरी में ही काउंट किया जाता है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको पता होगा भाई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है बहुत सारी, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, गवर्नमेंट जो इशू करती है कि भाई कुछ पैसा तो एम्प्लॉय और कुछ पैसा सरकार देके फ्यूचर के लिए रखती है, तो वो सारी चीजें भी आपकी इसमें काउंट होती हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीज आती है। सबसे पहला आता है आपकी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको एसेट से जो इनकम होती है, जैसे आपका रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, आपका घर है तो रेंट मिलता है, आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपने पेटेंट करा रखी है, रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है ना, ब्याज पे पैसा दिया है तो इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं आपको आपके एसेट से जो इनकम मिलती है वो किस में काउंट होती है? ऑपरेटिंग सरप्लस में। दूसरी जो होती है वो एंटरप्रेन्योर को जो इनकम मिलती है, ठीक है ना, जो बिजनेस से कमाता है वो, चाहे प्रॉफिट हो उसे प्रॉफिट कहा जाता है। तो प्रॉफिट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। तो ये तीन तरह से जो प्रॉफिट है एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ठीक है, तो इससे भी क्या कर, ये जो चीज होती है ये किसमें आती है? ऑपरेटिंग सरप्लस में। मिक्स्ड इनकम होती है, वो ज्यादातर आपको दी ही हुई होती है, बस आपको उसको यूज करना होता है। मेन चीज आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की ये दो चीज आपको याद रखनी है, कई बार दिया होता है, नहीं दिया होता है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? उनको इकट्ठा करके वो चीज बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने आपको प्रॉफिट दे दिया तो ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट दे दिया तो ये तीन चीजें दे दी, तो इन तीनों चीजों को आपको नहीं लेना है, डायरेक्ट प्रॉफिट ले लेना है। ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया, ये तीन चीज दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। मोर प्रिकॉशन विच कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो प्रिकॉशन कौन कौन सी रखनी है इसके अंदर? ट्रांसफर इनकम, लाइक जैसे पेंशन हो गया, डोनेशन, ये सारी क्या होती है आपकी? ट्रांसफर इनकम होती है ना, स्कॉलरशिप, नॉट इंक्लूड तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वहीं सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो होती है उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेल्स ऑफ शेयर और जो डिवेंचर होते हैं, शेयर और बॉन्ड्स होते हैं, उनको भी शामिल नहीं किया जाता है इनके अंदर। फाइंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी विनिंग नॉट इंक्लूडेड, आपने अगर लॉटरी जीता है उसका पैसा जो है वो इनकम मेथड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, ऑनर लिविंग ऑन हाउस इंक्लूडेड, यानी आपका घर है और आप उस घर में रह रहे हैं, बेशक से आप रेंट पे नहीं दे रखा हो लेकिन आप उसका यूज कर रहे हैं, तो उसको भी काउंट किया जाता है। कंपल्सरी पेमेंट लाइक गिफ्ट टैक्स नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, जो आपके गिफ्ट हो, गिफ्ट पे जो टैक्स वगैरह दिया जाता है, तो इन सबको भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो ये चीजें हैं जो प्रिकॉशन, जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो इन सब चीजों को हमें क्या करना है? देखना है। ठीक है, किसको अवॉइड करना है और किसको रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इनके कुछ। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो देखिए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो जब भी हम नेशनल इनकम मेथड से निकालते हैं तो हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर ही निकलता है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? आपका वही सीओई प्लस ओपी और प्लस क्या हो जाएगा आपका? एमआई। ठीक है ना, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो अब हमें क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या आपको सीओई दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन में सीओई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? वेजेस एंड सैलरी 800 और क्या दिखाई दे रहा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले से ही आपको पता चलेगा कि सीओई की कौन कौन सी चीजें जो हैं आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो सीओई में हमें दो चीज दी हुई थी, 800 प्लस में क्या हो गया आपका? 200। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमने देखा था रेंट होता है, रॉयल्टी होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये चार चीज जो होती हैं आपकी किस में आती हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में। यानी हम यहाँ लिख लेंगे 1400, ठीक है, और प्लस में क्या दिया हुआ है? 1500, और फिर प्लस में कितना दिया हुआ है आपको? 200, और फिर प्लस में कितना दिया हुआ है आपको? प्रॉफिट दिया हुआ है 500। ठीक है, और फिर मिक्स्ड इनकम देख लेते हैं, दी हुई है इसके अंदर, मिक्स्ड इनकम दी हुई है कितनी? 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो फॉर्मूला। फॉर्मूले में इस तरह से हमें क्या करना है? पुट करना है। कैलकुलेशन कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 1000। कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? 29। ये हो गया, प्लस में कितना हो गया आपका? 700, और ये कितना आ गया आपका? 1000। ठीक है, तो ये आपका 1000 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 3600, और प्लस में कितना आ गया? 1000। ठीक है,
अब अगर हम करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 1000, 2000 और कितना हो जाएगा 3, 5000, यानी 5000 हो जाएगा आपका 600। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इनकम मेथड है, तो हम कहां से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा, सीओई प्लस ओपी और प्लस में क्या आता है आपका एमआई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीओई। तो सीओई हमें दे रखा है, तो सीओई अगर हम देखते हैं तो हमें सीओई तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, सीओई दिख गया हमें, ये रहा सीओई। तो ये हमारा सीओई डायरेक्ट दे रखा है, तो हमने लिख दिया कितना 2000। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं, तो हमें रेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ भी दिया हुआ, मिक्स्ड इनकम दो ही है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट। ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है अभी फिलहाल, हम सीओई देख रहे हैं। तो सीओई में देखिए डिविडेंड भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है, यानी जब दोनों एक साथ दे रखा है, प्रॉफिट में डिविडेंड आता है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेंट लेंगे, रेंट हमारा 400। ठीक है, रेंट ले लिया हमने, फिर उसके बाद प्रॉफिट लेंगे प्लस 900, उसके बाद हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे प्लस 500, और कुछ रह गया हमारा इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम हमें दे रखी है सेल्फ एम्प्लॉयड की कितनी, 7000। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपका आ गया 2000, और कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 7000। ठीक है, इनको प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 7002, कितना हो गया 9000, तो आपका आ जाएगा 10800। तो ये क्या आ गया आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो आपको निकालना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है, और आपके पास क्या है, आपके पास है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आपके पास एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, तो आपका ये दोनों सेम है, बस आपको क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस में हो जाता है आपका NFIA। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, तो इसमें और कुछ तो कुछ करना नहीं है, आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए 10800 और प्लस। अब ढूंढिए NFIA, क्या नेट फैक्टर इनकम डायरेक्ट दे रखा है, तो देखिए टू एब्रोड दिया हुआ है। ठीक है, और इधर देखिए नेट करंट ट्रांसफर टू एब्रोड दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन टू एब्रोड हमारे पास पहले से ही है, और हमें कुछ दे रखा है नहीं दे रखा, तो टू एब्रोड पहले से, यानी ये हमारा क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका टू एब्रोड 50, तो 50 को हम माइनस कर देंगे, 10800 माइनस का आपका 50 हो जाएगा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 750। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या आंसर, आपका बन जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है, इनकम मेथड है सेम, हमें सबसे पहले क्या करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और सीधा फॉर्मूला सीओई प्लस ओपी प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, जैसे ही हमने देखा इनकम मेथड है, सीधा हमें ये लिख लेना है। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, सीओई निकालना है, ऑपरेटिंग और एमआई मिक्स्ड इनकम, तो हमें ज़्यादातर दी ही होती है। तो सीओई देखते हैं, इसके अंदर दे रखा है, तो अगर सीओई देखें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है हमें दिख गया, तो हम सीधा लिख लेते हैं कितना 1000। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं क्या ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हमें दिया हुआ है इसके अंदर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें यहाँ रेंट दिख गया, हमें डिविडेंड दिख गया। ठीक है, रेंट है हमारे पास, डिविडेंड है, और मिक्स्ड इनकम है, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर दिख रहा है, तो ये जो हमारा है ये कहाँ से आ रहा है, ये भी हमारा इनकम से उसमें से आ रहा है, प्रॉफिट में से आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास रेंट आ गया, तो रेंट हमारे पास कितना था 1000, ओपी को करेंगे
1000 रेंट हो गया। और डिविडेंड हमें दिख रहा है कितना आ रहा है हमारे पास, 500 दिख रहा है डिविडेंड, ठीक है ना। और मिक्स्ड इनकम हमें नहीं लेनी, यहाँ पे लेना है ये आपका हो गया, ये प्रॉफिट के अंदर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 400, ठीक है। यानी हमारा रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये हो गया, इंटरेस्ट रह गया। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 200। तो 200 हमने लगाया यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट। अब क्या रह गया आपका एमआई, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है प्लस कितनी, 300। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 300 लिख लेंगे, कैलकुलेट कर दो इनको। तो 1000 प्लस 1000, ठीक है। और ये हो गया आपका 1000 प्लस 5, 9, और 9 के बाद हो गया 11, ठीक है। और ये कितना था आपका 300। तो ये हो गया आपका 1000, और ये कितना हो जाएगा 2100, और ये हो गया आपका 300, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 1 3 और 3, 213 हो जाएगा, और 100 और 300 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3400 आपकी क्या आ गई, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आ गया। निकालने के लिए क्या बोल रहा था भाई, क्या निकाल के दिखाओ, जीएनपी मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एनडीपी, एनडीपी हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। कन्वर्जन करते हैं, हमें कहाँ जाना, नेट से ग्रोस पे जाना है, तो प्लस कर दो डेप्रीसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस कर दो NFIA, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस कर दो NIT, ठीक है। तो फॉर्मूला बना लिया हमने बिल्कुल आसानी से। अब पुट कर दो, तो क्या निकालना है हमें, GNP मार्केट प्राइस इक्वल टू, ये आया था हमारा 3400, ठीक है। प्लस में डेप्रिसिएशन ढूंढो कहाँ है इसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन हमें दिख रहा है, ये रहा, डेप्रिसिएशन दे रखा है, माइनस कर दो कितना, सॉरी प्लस कर दो कितना, 400, प्लस NFI दिख रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर करोड़ दिख गया हमें, माइनस का 20, यहाँ लिखो माइनस का 20, ठीक है। प्लस NIT, कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में, तो NIT प्लस करो, NIT दिख रहा है, तो NIT दिख गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 900, प्लस करो क्या 900, तो कितना आ गया आपका 34,000, ठीक है। प्लस में 400, माइनस में 20, प्लस में 900, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3400, प्लस में 400, और ये हो जाएगा प्लस का, अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 880, ठीक है। तो ये हो गया 880। अब इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3400, 400, 88008 1 4680, आंसर आ जाएगा आपका कितना 4680, ठीक है। तो ये आपका आ गया GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बस क्या ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूले और जो डेटा दिया है उसका बिल्कुल सही से आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अगला मेथड देखते हैं नेशनल इनकम निकालने का, वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसके स्टेप्स समझते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है कि कितना खर्चा किया गया एक देश के अंदर, और खर्चा कौन करता है, खर्चा करते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, या जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी लोग होते हैं वो खर्चा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, खर्चा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनके जो भी टोटल खर्चे हैं उनको जोड़कर क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। तो क्लासिफाई द फाइनल एक्सपेंडिचर बाय दिस सेक्टर, तो इन्होंने जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया है उनको सबको हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, काउंट कर लेते हैं। तो पीएफसी हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे जीडीएस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर आपका आता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को हम माइनस कर देते हैं, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमारा क्या निकल कर आता है, नेट एक्सपोर्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो इन तीनों सेक्टरों का जो भी खर्चा है या जो भी एक्सपेंडिचर है उसके आधार पर नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है।
तो द सम ऑफ ऑल दिस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये सब किस पे निकलता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर निकाला जाता है, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालकर डेप्रिसिएशन कर देते हैं और एनएफआई ए प्लस कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। ठीक है, यानी कहने की बात यह है कि देखा जाए एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो निकलता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे। तो जीडीपी मार्केट प्राइस जो हमारा होता है वो होता है पीएफसी, हमने देख लिया, जीएफसी ही, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चार चीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज्यादातर अगर हम देखें तो जो हमारा पीएफसी होता है वो पर्सनल इनकम और पर्सनल सेविंग में से माइनस कर दें, इससे मिलकर बनता है। और जीएफसी जो होता है, गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट हमें दिया होता है, उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आता है। वहीं जब हम जीडीसीएफ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं हम, जैसे इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट फर्म इन मशीनरी टूल्स एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट होते हैं। और साथ ही रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, हाउस या अपार्टमेंट हो गए, तो रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट भी होती है इसके अंदर। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होती है, जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सुधारने में जो खर्चा करते हैं। तो ये जो होते हैं आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है ना, किसमें ग्रोस जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दूसरा आपका आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ एक आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये आपको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी होता है ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर देते हैं तो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, आपको ये दो चीजें, ये चीज दी होती है और ये चीज दी होती है, तो इन दोनों को प्लस करके हमें जीडीसीएफ बनाना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे इसमें ग्रोस डोमेस्टिक दे रखा है तो ग्रोस ना देके कभी कभी नेट दे देता है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रिक्वेशन क्या क्या बनानी पड़ती है इसके अंदर, प्रिक्वेशन रखनी पड़ती है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड, ओनली फाइनल गुड्स काउंटेड, अवॉइड डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करना पड़ता है। ट्रांसफर पेमेंट नॉट इंक्लूड, ट्रांसफर पेमेंट को हम नहीं करते, जैसे पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इसको नहीं देखा जाता है। सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूड होती हैं। हाउएवर ब्रोकरेज ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूड बिकॉज इट इज करंट सर्विसेज। ठीक है, तो सेकंड हैंड गुड्स जो होंगी उसको तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उस सेकंड हैंड गुड्स को जिसने बिकवाया है, जो ब्रोकरेज लिया है, उसको काउंट कर लिया जाता है। फाइनेंशियल एसेट नॉट इंक्लूड, यानी परचेस ऑफ शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज को हम नहीं इंक्लूड करते हैं। दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड, यानी हम खुद पे जो खर्चा करते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। ए फार्मर कंज्यूमिंग देयर ओवन क्रॉप, यानी कि एक फार्मर है जो अपनी क्रॉप्स को खुद खाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन देखते हैं इनके, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आप क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो शुरुआत होगी वो जीडीपी मार्केट प्राइस से ही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको निकालना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही निकालने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर आपको निकालना है नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें पी एफ सी ई। ठीक है ना, पी एफ सी ई, फिर आपका आता है जी एफ सी ई, फिर आता है आपका जी डी सी एफ, और फिर आता है आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको बिल्कुल ढंग से याद रखना है, ज़्यादातर जो होता है आपको ये और ये चीज़ दी होती है। ठीक है, बस इन चीज़ों में थोड़ी बहुत जो समस्या आती है उनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो यही है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्ट दे रखा है, यानी ये वाले पोर्शन आपको दे रखा है कितना, 4000, तो ये आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी आप लिख सकते हैं 3500। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें जीडीसीएफ, गवर्नमेंट वाला हमने लिख लिया है। फिर आता है जीडीसीएफ, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी डायरेक्ट दे रखा है जीडीसीएफ, यानी इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं किया गया है। ठीक है, प्लस अब नेट एक्सपोर्ट देख लेते हैं, क्या हमें नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। देखिए नेट एक्सपोर्ट भी डायरेक्ट हमें दे दिया गया है 500। ठीक है, यानी इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, जो दिया हुआ है बस उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3451600 प्लस इन दोनों को कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4500। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 001।
9100, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, जीडीपी मार्केट प्राइस आ गया। लेकिन ठीक है, पहला वाला आंसर आ गया आपका। दूसरा आंसर आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे हम, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। निकाला क्या है हमने, जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपको पता है अब इसमें कन्वर्जन होगा, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो माइनस का डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे तो प्लस एन एफ आई ए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट प्राइस से जाना है तो एन आई टी, मार्केट प्राइस से किस पे जा रहे हो आप, फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो। तो ये आ गया आपका 9100। डेप्रिसिएशन ढूंढो इसमें कहाँ है, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन 120 हो गया। एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट दिया हुआ है 100 लिख लो यहाँ पे आप। एनआईटी देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, एनआईटी डायरेक्ट नहीं दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी दिया हुआ और सब्सिडी भी दी हुई है। तो जब हमें एनआईटी दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट एनआईटी का यूज करेंगे ना, सब्सिडी तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब 9100, तो ये हमारा माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 420 और प्लस का हो गया आपका 100। 9100 माइनस का हो जाएगा 320, तो 9100 320 को माइनस करेंगे 78, आपका आ जाएगा 8780, ठीक है। तो ये आ गया आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल है, कैलकुलेशन कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको भी क्या कह रहा है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालिए। तो जीडीपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता ही है, पीएफसीई, ठीक है। फिर जीएफसीई, फिर आपका हो गया जीडीसीएफ और फिर हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना और समझना है क्या क्या चीज इंक्लूड करी जाएगी, क्या क्या दिया गया है इसमें। देखिए इसमें दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। तो डायरेक्ट हमारा क्या है 8000 प्लस, ठीक है। अब देखिए जीएफसी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर दिया हुआ है, तो हमने क्या लिया, इसको भी लिख लिया 1000, ठीक है। अब जीडीसीएफ देखिए क्या आपको दे रखा है, अगर हम जीडीसीएफ देखते हैं तो क्या हमें बिल्कुल दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो देखिए जीडीसीएफ आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और यहाँ दे रखा है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, जीडीसीएफ बनता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 500 प्लस 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 500, ये आ गया हमारा 100 प्लस। अब देखेंगे क्या हमें नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो देखिए नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है। तो जब हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना पड़ता है, यानी 70 में से हमारा माइनस होगा क्या 120, ठीक है। तो 70 है हमारा और 120, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब इनको क्या कर देना है, हमें कैलकुलेट कर देना है। ये आ गया आपका 8000, क्या आ गया आपका 1000 प्लस 600 प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 15, 50 आ गया 8000 प्लस 1000, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 8000 प्लस 1000 प्लस आपका हो जाएगा 550, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 9000 और प्लस में हो गया आपका 550, ठीक है। तो 9550, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए बोला था उसने, जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोला था। तो ये आ गया हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने क्या किया, निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कैलकुलेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है तो आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना होता है। तो वही पी एफ सी ई आएगा आपका और फिर जी एफ सी ई आएगा, फिर आएगा जी डी सी एफ आएगा और प्लस में नेट
एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है आपको फॉर्मूला लिख लेना है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में से कि क्या आपको पी एफ सी ई डायरेक्ट दिया हुआ है। पी एफ सी ई देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो दिखा है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट दे रखा है। ठीक है, यानी डोमेस्टिक मार्केट, और उसके अंदर और भी क्या है फिर डोमेस्टिक, यानी अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट परचेस अब्रॉड बाय द रेसिडेंट हाउस होल्ड, दो चीज दे रखी है। यानी जो डायरेक्ट परचेस किया है किसने, रेसिडेंट ने खर्चा किया है, और दूसरा डायरेक्ट परचेस बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी बाहर से लोगों ने भी क्या किया है, खर्चा किया है। तो इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहले कि जो यहाँ पे खर्चा हुआ है और जो बाहर खर्चा हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ के खर्चे को जो लोगों ने हाउस होल्ड ने खर्चा किया उसको प्लस कर देंगे, और जो बाहर के लोगों ने खर्चा किया उसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ का खर्चा एक ये है, यहाँ पे देखिए ये है, और एक बाहर वाला हो गया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 1750। ठीक है, और उसके बाद ये भी खर्चा हमारा है। ठीक है, और ये जो आया है बाहर जो खर्चा किया गया, यानी जो बाहर खर्चा किया जाता है वो क्या होता है आपका 100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब हमें देखना है क्या जी एफ सी ई हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ढूंढो इसमें जी एफ सी ई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 100। ठीक है, प्लस अब हमें देखना है जी डी सी एफ, क्या जी डी सी एफ हमें बिल्कुल सही से दिया हुआ है। तो जी डी एफ देखिए दो चीज से मिलकर बनता है ना हमारा जी डी सी एफ, चेंज इन स्टॉक और नेट फैक्टर इनकम ग्रोस। हाँ ये रहा, ग्रोस दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, यानी 300 प्लस 50, 300 प्लस 50। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, अब हमारे पास बच गया नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हमें दिया हुआ, देखिए नेट इनडायरेक्ट, नेट एक्सपोर्ट हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा प्लस में -25। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। अब इनका कैलकुलेशन कर दो आप, बिल्कुल सिंपल सा है। तो 750 प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 50 है, प्लस में आपका ये 100 होगा, प्लस में ये कितना था 350 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, तो करते हैं 50, अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 700, प्लस में ये हो गया आपका 100, प्लस में हो गया 350, माइनस का हो गया आपका 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है ना, 1800, और प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 325। ठीक है, तो अब इनको प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2128, 2128 जो आपका आ गया जीडीपी मार्केट प्राइस, सॉरी 215, सॉरी 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2125। तो 2125 क्या आ गया आपका जीडीपी मार्केट प्राइस आ गया। निकालने के लिए क्या बोला है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, कन्वर्जन कर देंगे हम किससे, जीडीपी मार्केट प्राइस से। तो ग्रोथ से अगर आपको नेट में जाना है तो क्या करना है, माइनस में डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना है प्लस में NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस करना है क्या आपको NIT। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये आया है 1 जीडीपी मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन इसके अंदर से ढूंढते हैं हमारा कहाँ है, तो डेप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा है कंपनसेशन, ये रहा डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया आपका कितना 25, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है हमें माइनस का 20, तो यहाँ आ गया आपका क्या माइनस का 20। NIT आपको दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे आपने लिखा क्या 100। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2125 -25 -20 -100। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये गया माइनस माइनस कितना जाएगा 45, 2125 माइनस का 45 माइनस का 100 है। ठीक है, तो 145, तो 2125 माइनस का 145। ठीक है, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका
2125 माइनस कर दिया हमने 1450 1980, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1980, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 1980। तो ये आ गया आपका NNP, ये था ना NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका आ गया NNP फैक्टर कॉस्ट 1980, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा कैलकुलेशन है, आपको क्या है कैलकुलेशन ढंग से समझ लेना है और करना है, और आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी एक देश की जीडीपी को जब नापा जाता है तो किस तरह से नापा जाता है। तो दो पैमाने होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी के तौर पर देखते हैं किसी देश की इकोनॉमी को, या रियल जीडीपी के तौर पर किसी देश की इकोनॉमी को नापा जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर कैलकुलेटेड यूजिंग द करेंट ईयर प्राइजेस। यानी जब हम किसी देश की इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर, उस ईयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है ना, यानी करंट ईयर का प्राइस लेते हैं। तो उस जो भी हमारी जीडीपी आती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। वहीं जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बट कैलकुलेटेड यूजिंग कांस्टेंट प्राइस, और बेस प्राइस भी कह सकते हैं आप इसको। यानी जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उस समय जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, जो भी प्रोडक्शन हुआ होता है, उसमें जो प्राइस की वैल्यू लेते हैं वो कांस्टेंट प्राइस लेते हैं या बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। कैसे? एग्जांपल के तौर पर अगर समझे, मान लीजिए 2020 में प्रोडक्शन हुआ किसी चीज का, ऐसे ही 2021 में, ठीक है ना, 2022 में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, 2025 में किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, तो जब भी हम प्राइस लेंगे, ठीक है, अगर हम करंट प्राइस ले रहे हैं, यानी 2020 का भी अगर हम करंट प्राइस लेते हैं, इसका भी करंट प्राइस लेते हैं, यानी इनका, यानी क्या होता है, प्राइस जो होते हैं वो साल दर साल जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या होता है, उस साल का प्राइस लिया जाता है, तो उसे जब हम काउंट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को उस प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। लेकिन वहीं जब हम 2020 से लेकर 2025 तक सेम प्राइस, ठीक है ना, बेस प्राइस, यानी जो 2020 में प्राइस था सेम प्राइस जो होगा वो 21, 22, 23, 24, 25 में भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जब जीडीपी काउंट की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? रियल जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। यानी नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है साल में, प्राइस क्या लिया जाएगा? करंट। वहीं जब हम रियल जीडीपी के तौर पर काउंट करेंगे जीडीपी को, तो हम क्या करेंगे? बेस प्राइस लेंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट प्राइस रहेगा। यानी 2020, 21, 22, 23, 24 में एक ही प्राइस, यानी बेस प्राइस के अकॉर्डिंग ही जो जीडीपी निकाली जाती है। इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस जो है, रियल जीडीपी की बात करें तो जीडीपी मेजर एट बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस। तो इसमें क्या होता है, हमने देखा था बेस ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस को लिया जाता है। वहीं जीडीपी को जब हम नॉमिनल जीडीपी को मेजर करते हैं तो यहां पर क्या लेते हैं? हम करंट ईयर का प्राइस लेते हैं। इन्फ्लेशमेंट, अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? एडजस्ट होता है इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? रियल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की दिखाई जाती है। तो रियल वैल्यू होती है, तो इसलिए पहले से ही क्या होता है, यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती है इन्फ्लेशन की। वहीं जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती इन्फ्लेशन की। क्यों? क्योंकि करंट प्राइस लिया जाता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो ओवरस्टेट भी हो सकती है और अंडरस्टेट, यानी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई है उस ईयर की। ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल वेलफेयर, तो ये हमारी इकोनॉमिक का सही ग्रोथ दिखाता है, ट्रू इंडिकेट करता है, और हमारा जो भी नेशनल वेलफेयर उसको बिल्कुल सही दिखाता है ये। वहीं जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर, तो ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ये रियल ग्रोथ नहीं दिखाता। इट इज इंक्लूड्स इन इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी को? तो रियल जीडीपी इज द बेटर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज इट्स गिव मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इसलिए रियल जीडीपी को हम बेस्ट तरीका मानते हैं किसी भी जीडीपी को काउंट करने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को काउंट करने के लिए, क्योंकि ये रियल पिक्चर दिखाता है कि भाई किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है। जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार, इसको भी समझना जरूरी है आपको। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? मेजर द चेंज इन द एवरेज प्राइस
लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमें बताता है कि कितना एवरेज प्राइस और प्रोडक्शन में चेंज आया है, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है कि एवरेज प्राइस कितना बदला है गुड्स और सर्विसेज के लेवल पर, दैट मेकअप जीडीपी, ठीक है। तो ये जीडीपी को क्या करता है, मेकअप करता है, ये सही तस्वीर दिखाता है जीडीपी की कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा है या सिर्फ प्राइस बढ़ा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्राइस सेम है तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन अगर प्रोडक्शन घट रहा है, प्रोडक्शन उतना ही है और प्राइस बढ़ रहा है, तो वो जीडीपी की सही तस्वीर नहीं होती। तो वो बताता है कि भाई जीडीपी सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। इट इज यूज टू एलिमिनेट एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये क्या करता है, इन्फ्लेशन को बताता है कि भाई कि इन्फ्लेशन की वजह से तो कहीं आपकी जीडीपी बढ़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। एंड हेल्प इन द डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट। तो ये दिखाता है भाई कि प्रोडक्शन में जो है वो वाकई में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सिर्फ प्राइस के बदलने से ही आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। तो इट इज ए कैलकुलेटेड एज, तो इसको कैलकुलेट कैसे कहते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी आपकी ऊपर आ जाएगी, अपॉन में रियल जीडीपी, इनटू में 100 कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 2020 का ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं 2025 का, ठीक है। तो 2020 में जो किसी चीज की प्राइस जो थी वो मान लिया हमने कितनी थी, 10 रुपये थी, और क्वांटिटी कितनी थी, 100 क्वांटिटी बनाई गई। तो अगर हम इसको जीडीपी मान ले उस देश की, तो कितना हो जाएगा आपका 1000। तो जीडीपी आपकी कितनी हो गई, 1000 की हो गई। वहीं 2025 की बात करते हैं, प्राइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 20 रुपये में, लेकिन क्वांटिटी क्या है, अभी भी आपकी 100 रहती है। तो इस समय अगर हम जीडीपी की बात करें तो आपकी जीडीपी कितनी आएगी, अगर मल्टीप्लाई करें तो 2000 हो जाती है, ठीक है। अब कहते हैं भाई बताइए कि क्या जीडीपी का ग्रोथ हुआ है या जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया है। तो जब हम इसको करेंगे तो देखिए नॉमिनल जीडीपी कितनी है आपकी, यानी जब हम क्या लेते हैं, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, तो हमारा क्या, यानी बेस ईयर का प्राइस लेते हैं यानी 10 रुपये, यानी ये जो हमारा बेस ईयर का प्राइस है इसको ही मानेंगे हम। तो ये हमारा कितना था, मान लीजिए ये हमारा जो था नॉमिनल जीडीपी जो आपकी कितनी थी, वो थी 2000, ठीक है। और रियल जीडीपी की बात करते हैं तो बेस ईयर का प्राइस अगर हम लेते हैं तो कितना था हमारा 1000, ठीक है। ये हो गया आपका 2000, ये हो गया आपका 1000, इनटू में हो गया आपका 100, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10, इससे इसे कट करते हैं तो कितना आ गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अगर देखें तो कितना आ रहा है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, आ रहा है 200 का, यानी कि डबल। यानी देखने को क्या मिल रहा है कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है या वो कितना हो गया है, डबल हो गया। यानी इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है। तो महंगाई बढ़ी हुई है ये देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना जीडीपी डिफ्लेटर हुआ है। क्या जो जीडीपी है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है या सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी आपकी बढ़ गई है। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज वेलफेयर। तो भाई जब हम रियल जीडीपी को काउंट करते हैं तो कंट्री क्या वो वाकई में वेलफेयर दिखाता है किसी कंट्री का, इसको समझते हैं। रियल जीडीपी इज कॉमनली यूज टू मेजर ए कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यानी जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो कितनी डेवलप्ड कर रही है, कितना उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बट इट इज हैज सम इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है व्हेन यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ठीक है। यानी कि किसी देश की इकोनॉमी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उस देश की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, ठीक है ना, वो वेलफेयर हो रहा है उस देश के अंदर। कैसे, सबसे पहले समझते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का क्या वो सबके लिए एक जैसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। रियल जीडीपी इग्नोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो रियल जीडीपी ये नहीं दिखाती कि भाई जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का सब हर तरफ बराबर ही है। इवन इफ जीडीपी इज इंक्रीज, इकोनॉमिक वेलफेयर वुड नॉट इम्प्रूव इफ इनकम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वेटेबली, ठीक है। यानी जो भी इनकम होती है, यानी अगर हम कह रहे हैं किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो उसके अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो हर एक तबके के पास समान रूप से नहीं पहुंचती। अमीर लोग जो हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, उनकी इनकम और बढ़ रही है, लेकिन वहीं गरीबों की बात करते हैं तो गरीब जो है वो क्या है, और गरीब हो रहे हैं, ठीक है। उनका जो इनकम है वो उस लेवल की नहीं है जितनी अमीर लोगों की है। अनइक्वल ग्रोथ इक्वल टू अनबैलेंस्ड वेलफेयर, क्योंकि जो ग्रोथ है हमारा वो क्या है, अनइक्वल ग्रोथ है, यानी सबकी ग्रोथ एक समान नहीं हो रही है। कुछ सेक्टर बहुत आगे जा रहे हैं, कुछ सेक्टर जो है आज भी बहुत पीछे हैं, तो इसलिए अनबैलेंस्ड वेलफेयर। यानी अगर
वेलफेयर की बात करें तो हर तरफ आपको वेलफेयर देखने को नहीं मिलेगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। मैनी एक्टिविटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो रिकॉर्ड की जाती है जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो उसके कारण भी बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो हमारी जो जीडीपी है उसमें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं। जैसे बार्टर ट्रांजैक्शन, तो कई जगह आज भी आप देखते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन होता है। तो बार्टर ट्रांजैक्शन का तो कोई एक्चुअल रिकॉर्ड होता नहीं है, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं कर सकते। हाउस होल्ड वर्क यानी घर पे जो काम करते हैं वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है, लेकिन उसकी भी प्राइस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको भी हम काउंट नहीं कर पाते हैं। तो दिस लीड टू एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लिमिट्स जीडीपी एक्यूरेसी एज वेलफेयर इंडिकेटर। तो इनकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट हम माप नहीं पाते इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में, इसलिए कह सकते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मान पाते और उनको रख नहीं पाते क्योंकि उनकी कोई प्राइस वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए ये भी जो है इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इट इज़ नॉट प्राइस, इट इज़ नॉट काउंटेड, क्योंकि इसका कोई प्राइस नहीं है इसलिए इसको इकोनॉमी में काउंट भी नहीं किया जाता। Externalities are positive or negative side effects of economic activity that do not involve any payment or penalty। तो जो हमारी एक्सटर्नलिटीज होती हैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसको भी हम इकोनॉमी के अंदर या जीडीपी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। जैसे पॉजिटिव अगर हम एक्सटर्नलिटी की बात करें तो प्लांटिंग मोर ट्रीज बेनिफिट सोसाइटी बट नॉट इंक्लूड इन जीडीपी। तो एक व्यक्ति है जो बहुत सारा प्लांटेशन कर रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट को बहुत अच्छा रख रहा है, लोगों को स्वस्थ रख रहा है, वहां पे लोग बीमार नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको किस में काउंट नहीं किया जाता, जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। वहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें तो फैक्ट्री पोल्यूटेड हार्म एंड सोसाइटी। तो देखो जो बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो क्या कर रही हैं, पोल्यूशन फैला रही हैं जिससे आसपास की सोसाइटी में बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती, ठीक है, और ना ही इसे किस में इंक्लूड किया जाता है, जीडीपी में। क्यों? क्योंकि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनका बहुत सारा पैसा भी तो खर्च हो रहा है डॉक्टर वगैरह को फीस देने में, तो इसलिए इसको भी काउंट नहीं किया जाता। तो ये भी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये लिमिटेशन है। GDP does not reflect this impact, so it is cannot measure your true welfare। क्योंकि इसको हम सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसके इम्पैक्ट को हम देख नहीं सकते जीडीपी के अंदर, इसलिए इसको काउंट भी नहीं किया जाता और ये ट्रू वेलफेयर भी आपको नहीं दिखाता है जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी है उस जीडीपी को जो काउंट किया जाता है वो कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें वीडियो को, अगर आज कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।